हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, तो भूमिगत जल के क्या कार्य होते हैं, इसके निक्षेपण के क्या कार्य हैं, और हमने पढ़ा था कि जल का संचय कैसे होता है और भूमिगत जल के स्रोत क्या है। तो इन सब चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे कि भूमिगत जल के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए, कास्ट स्थलाकृति, भूमिगत जल द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो कास्ट स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब ये एक स्थलाकृति है जिसके बारे में हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कि इसका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और इसके अपरदनात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं, और इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि इसके बनने के लिए कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है आज की वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो में ये सारा कवर हो जाए, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है। अगर आज की वीडियो में कवर नहीं हो पाया तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कास्ट स्थलाकृति क्या है। तो लाइमस्टोन शैल यानी कि चूना पत्थर आप लोगों ने देखा होगा, वाइट कलर का जो पत्थर होता है। ठीक है, तो वो होता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर या फिर लाइमस्टोन शैल पर निर्मित स्थल रूप को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। कैसे स्थलाकृति, तो वैसी स्थलाकृति जो चूना पत्थर में बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं। तो इस पर जो स्थलाकृति बनती है, जो स्थल रूप इसमें बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कास्ट स्थलाकृति या कास्ट स्थल रूप। ठीक है, अब कास्ट शब्द कहाँ से आया, तो कास्ट शब्द पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कास्ट प्रदेश से लिया गया है। तो ये कास्ट शब्द किस लिए लिया गया है, तो पहले पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया देश जो है, तो उसके पश्चिमी तट में, ठीक है, पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर था। ठीक है, तो उससे लगकर एक कार्स्ट प्रदेश स्थित था, यानी कि वहाँ पर बिल्कुल चूना पत्थर वाला प्रदेश होगा जिस पर कास्ट स्थलाकृति बन गई होगी। तो उसी से लिया गया है कास्ट शब्द। यह कास्ट प्रदेश लगभग 480 किलोमीटर लंबी तथा 80 किलोमीटर चौड़ी है। ये उस समय क्या थी, तो ये जो यूगोस्लाविया में कास्ट प्रदेश है, तो ये कितनी लंबी है, तो 480 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी है, और समुद्र तल से कितनी ऊंची है, तो 2600 मीटर ऊंचाई पर है ये। ठीक है, देखिए, इस पूर्वी यूगोस्लाविया जो था, तो इस यूगोस्लाविया में ये जो कास्ट प्रदेश था, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये तो सागर से 2600 किलोमीटर ऊंचा था, ठीक है, समुद्र तल से, तो ये सतह के ऊपर जब जल की जो गुलन क्रिया थी, उसके वजह से बहुत सारे छोटे छोटे जो छेद हो गए थे, बहुत सारे खड्डे हो गए थे, कुछ अवनालिकाओं का निर्माण हो गया, छोटी छोटी घाटियों का निर्माण हो गया था, जिस वजह से यहाँ का जो सतह था बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ हो गया। उस वजह से उस कास्ट प्रदेश में नंगे पाँव चलना भी मुश्किल हो गया था। ठीक है, और सतह के नीचे बहुत सारी कंदराओं का निर्माण हो गया। कंदरा कहते हैं गुफा को। ठीक है, तो कंदराओं का निर्माण हो गया और बहुत सारे निक्षेप जनित स्थल रूपों का विकास हो गया। तो इस तरह से जो कास्ट प्रदेश था, उसमें अलग अलग तरह के हमें और भी स्थलाकृतियों का देखने को मिला। जैसे एक तो स्थलाकृति हमें क्या देखने को मिल रही है, कास्ट स्थलाकृति, और उसी कास्ट स्थलाकृति में और भी कुछ बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण हो गया। ठीक है, जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया। अब पूरे पृथ्वी में, ठीक है, पूरी पृथ्वी में ही, जैसे कि कहीं पर भी जब हमें यूगोस्लाविया से मिलता जुलता कोई भी कास्ट प्रदेश दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी स्थलाकृति हमें देखने को मिलती है जो वहाँ के कास्ट प्रदेश से मैच करती हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कह देते हैं कि ये कास्ट प्रदेश है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अलग दिखती है, बहुत सारी असमानताएं भी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है, कुछ स्थलाकृतियाँ जो है वो हमें समान देखने को मिलती है। तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये कास्ट प्रदेश है, ये कास्ट क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए, भारत में
क्योंकि हम लोग तो इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो भारत में हिमालय क्षेत्र, खासकर जम्मू कश्मीर, देहरादून के पास सहस्त्रधारा, रॉबर्ट कंद्रा, टपकेश्वर कंद्रा, ये सब जो है वो पूर्वी हिमालय, बिहार के रोहतास पठार जहाँ क्या है गुप्त धाम कंद्रा है, मध्य प्रदेश में क्या है पचमढ़ी और बस्तर जिले में, पूर्वी घाट में क्या है विशाखापट्टनम के पास और शिलांग पठार, ये सब जो है वो चूना पत्थर से निर्मित कुछ स्थलाकृतियां जो है वो भारत में पाई जाती। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में कहा, खासकर जम्मू और कश्मीर में, कहाँ पर तो हिमालय क्षेत्र में खासकर जम्मू कश्मीर में ये स्थलाकृतियां पाई जाती है। देहरादून के पास में सहस्त्रधारा और रॉबर्ट कंद्रा, टपकेश्वर कंद्रा, ये सब पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में बिहार के रोहतास पठार, तो ये सब जो स्थलाकृतियां हैं चूना पत्थर से निर्मित जो स्थलाकृतियां, चूना पत्थर पर निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं, तो ये सब भारत में पाई जाती। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य स्थलाकृतियां हैं भारत की। अब देखिए कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या है, कि कास्ट स्थलाकृति का विकास होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती नेचर को, किन किन चीज़ों को, वो जो चूना पत्थर है उसे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिस वजह से कास्ट स्थलाकृति का निर्माण हो जाएगा, कास्ट स्थलाकृति का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो कास्ट स्थलाकृति के आविर्भाव के लिए विस्तृत किंतु शुद्ध लाइमस्टोन होना चाहिए। लाइमस्टोन वही चूना पत्थर, क्योंकि इस स्थलाकृति के लिए सतह या सतह के नीचे घुलनशील चट्टान होनी चाहिए जिनमें जल जो है वो अपने रासायनिक कार्य के द्वारा अलग अलग तरह के स्थल रूपों का विकास कर सके। ठीक है, और लाइमस्टोन के अलावा डोलोमाइट चट्टानें भी कुछ सीमा तक इसमें हेल्प करती हैं कास्ट स्थलाकृति का निर्माण करने में। ठीक है, जैसे लाइमस्टोन तो करता ही है, लेकिन कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए कुछ हद तक जो डोलोमाइट जो चट्टान होती हैं वो भी हेल्प करती है। और लाइमस्टोन चट्टान का जो ऊपरी सतह होता है उसके नीचे रहनी चाहिए। अधिक गहराई पर होने से घुलन क्रिया या बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती है। ठीक है, लाइमस्टोन शेल ऊपरी सतह के नीचे ही रहनी चाहिए। जो लाइमस्टोन शेल है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में परत को पढ़ाया था। ठीक है, तो जो परत पाई जाती है, तो जैसे कि यहाँ पर ऊपरी परत है। ठीक है, और इसके बाद नीचे, तो ये जो लाइमस्टोन है वो इससे नीचे सेकंड वाले लेयर में ही होना चाहिए। अगर ये थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर में होता है तो फिर कास्ट स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जल भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर जल अधिक गहराई तक नहीं जा पाएगा तो उस वजह से क्या होगी, जो घुलन क्रिया है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगी, बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो लाइमस्टोन जो चट्टान है उसकी परत या स्तर किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन वलित या भ्रंशित स्तर अधिक अनुकूल होते हैं। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरी जो आवश्यक दशा है वो घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास अच्छी तरह होना चाहिए। संधियां मतलब जो दरारें होती हैं उनका विकास बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए। इस वजह से जो जल है वो जो चट्टानें हैं उनकी संधियों और जो छिद्रों से होकर चट्टानों को बहुत जल्दी घुलाने लग जाता है, क्योंकि उसमें पानी चला जाता है ना, तो वो क्या करती है, जल्दी जल्दी वो घुलाने लगती है। तो चट्टानों की पारगम्यता उसी सीमा तक अनुकूल मानी जाती है जब तक कि जल उनकी संधियों में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पहुंच ना जाए। ठीक है, लेकिन जो जल का सामूहिक स्थानांतरण और ना हो सके। अगर चट्टान अधिक पारगम्य होती है तो जल जो है वो बहुत ही जल्दी उसे पार करके नीचे आधार में पहुंच जाता है, और इस वजह से जो चट्टानें हैं वो ढंग से नहीं घुल पाती। ठीक है, तो इनमें क्या होना चाहिए, संधियां होनी चाहिए और छिद्र होने चाहिए, ताकि जो जल है वो चट्टान में अच्छी तरह से चला जाए। जब जल जो है चट्टान में अच्छी तरह से चला जाएगा तो उसमें घुलन क्रिया जो है बहुत ही अच्छे तरीके से होगी और जल जो है वो चट्टान में रहेगा। और अगर नहीं रहती है, ये सारी संधियां या छिद्र छोटे छोटे नहीं रहते हैं,
तो जल क्या करेगा कि बहुत ही जल्दी उस चट्टान को पार करके नीचे आधार तल में पहुंच जाएगा, और जिस वजह से जो चट्टान है वो घुल नहीं पाएगा और काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या है कि काष्ठ क्षेत्र में विस्तृत तथा गहरी घाटियां होनी चाहिए तथा उनके समीप ऐसे उच्च स्थलखंड हो जिनमें ऊपरी सतह के नीचे अधिक विस्तृत रूप में लाइमस्टोन के शैल स्थित हो, क्योंकि इस दशा में क्या होता है कि उच्च भाग की ऊपरी सतह से जल रिस कर लाइमस्टोन में पहुंचता है और वहां से नीचे उतर कर ढाल के अनुसार नदी की घाटी में पहुंचने का प्रयास करता है, और इस प्रक्रिया के दौरान जल रासायनिक कार्य के द्वारा लाइमस्टोन चट्टान में घुलन क्रिया के कारण तरह तरह के छिद्रों और कंदराओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होनी चाहिए, बहुत सारी घाटियां होनी चाहिए और उच्च स्थलखंड होना चाहिए ताकि जल जो है वो उससे रिस करके नीचे चला जाए, और नीचे जाने के बाद वो किससे मिलने की कोशिश करता है, तो नदियों से मिलने की कोशिश, नदी की घाटियों में पहुंचने की कोशिश करता है। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि जल जो है वो रासायनिक क्रिया करता है, और रासायनिक क्रिया करने के बाद लाइमस्टोन जो चट्टान होती है उसमें घुलन क्रिया के वजह से तरह तरह के छिद्रों और कंदराओं का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, क्षेत्र में भूमिगत जल की पूर्ति के लिए पर्याप्त जल होना चाहिए, क्योंकि जो काष्ठ स्थलाकृति का निर्माण जल की रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो भूमिगत जल है उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त जल होना चाहिए। भूमिगत जल की पूर्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तो वर्षा पर निर्भर करती है। तो काष्ठ क्षेत्र पर्याप्त वर्षा वाले प्रदेश में होना चाहिए। जो काष्ठ क्षेत्र है वो कहाँ होना चाहिए, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वर्षा अधिक होगी तो भूमिगत जल भी तो अधिक होगा। काष्ठ स्थलाकृति के विकास के लिए अधिक अनुकूल होती है। वर्षा जो होती है साधारण रूप में जो सामान्य वर्षा होती है वो काष्ठ स्थलाकृति के विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल मानी जाती है। और अगर भूपटल के पूरे एरिया में जो काष्ठ स्थलाकृति है अगर उसका अवलोकन किया जाए तो सबसे ज़्यादा काष्ठ स्थलाकृति कहाँ हमें मिलती है, तो जो वर्षा वाला क्षेत्र होता है सबसे ज़्यादा काष्ठ स्थलाकृति भी हमें वही मिलती है। ठीक है, काष्ठ स्थलाकृति या काष्ठ प्रदेश जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब देखिए ये जो काष्ठ प्रदेश है इसके अपरदनात्मक स्थल रूप क्या क्या है। तो पहला तो आता है लैपिज। तो लैपिज क्या है, घुलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृति को क्या कहते हैं, लैपिज कहते हैं। घुलन क्रिया की वजह से क्योंकि जल क्या करती है अपनी रासायनिक क्रिया के द्वारा जो लाइमस्टोन होता है उसको घोल लेती है। ठीक है, तो घुलन क्रिया की वजह से क्या होता है कि जो ऊपरी सतह होती है लाइमस्टोन की तो वो क्या होती है बहुत ज़्यादा ओबड़ खाबड़ और असमान हो जाती है। तो उसी स्थल रूप को हम क्या कहते हैं, लैपिज कहते हैं, क्योंकि सामान्य रूप में लैपिज की रचना बहुत ही ज़्यादा सरल होती है। लाइमस्टोन की खुली सतह पर जल चट्टान की संधियों को अपनी घुलन क्रिया के द्वारा विस्तृत करने लगता है, जिस वजह से छोटी छोटी शिखरिकाओं रिज्स और पिनेकल्स का निर्माण हो जाता है। इनकी जो दीवारें होती है वो खड़ी हो जाती है। इस तरह के खड़े और पतले और नुकीले कटक, रिज्स किसे कहते हैं, कटक कहते हैं। इसके जो स्तंभ में एक दूसरे के समानांतर होते हैं तथा एक दूसरे से संकरे विदर यानी कि दरार द्वारा अलग हो जाते हैं। तो इस तरह की आकृति को क्या कहा जाता है, लैपिज कहा जाता है। देखिए इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ये इसकी स्थलाकृति कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार की इसकी स्थलाकृति होती है। तो जो ये इसका जो नुकीला पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, शिखरिका। क्या कहते हैं इसे हम, शिखरिका। लैपिज का जो नुकीला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, शिखरिका। और जो ये वाला पार्ट होता है इन दोनों के बीच वाला पार्ट इसे हम क्या कहते हैं, विदर।
ठीक है। तो जो लैपिज का जो ऊपर वाला नुकीला वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं शिखरिका, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, विदर कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो खुली सतह पर जल होता है वो चट्टानों में जो दरारें होती है उसके द्वारा, ठीक है, अपनी जो खुलन क्रिया होती है उसको बड़ा कर देता है। जो चट्टान में जो भी संधियां हैं, ठीक है, जल क्या करता है कि चट्टान में जो भी संधियां हैं तो उसको अपनी घुलन क्रिया के द्वारा बड़ा कर देता है, ठीक है। और बड़ा करने के बाद जिस वजह से छोटी छोटी शिखरिकाओं का निर्माण होने लगता है, जैसे कि यहाँ पर जल की घुलन क्रिया के द्वारा यहाँ पर जो संधियाँ थी तो वो क्या हो गई, चौड़ी हो गई, विस्तृत हो गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि शिखरिका का निर्माण हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, शिखरिका कहते हैं, ठीक है। और इनकी दीवारें जो होती है वो खड़ी हो जाती है। देखिए आप यह देख सकते हैं इनकी दीवारें जो है वो खड़ी हो गई हैं, ठीक है। और इस तरह के जो खड़े और पतले और नुकीले जो कटक स्तंभ होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर होते हैं, और एक दूसरे को किस तरह से एक दरार के द्वारा अलग करते हैं। यही जो एक विदर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गई हमारी शिखरिका, ये जो बीच वाला पार्ट हो गया ये विदर। तो ये दोनों जो शिखरिकाएं हैं वो किसके द्वारा अलग हो रही, तो ये विदर के द्वारा अलग हो रही, ठीक है। तो इसी स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, लैपिज कहते हैं, ठीक है। तो लैपिज की वजह से लाइमस्टोन क्षेत्र की जो ऊपरी सतह है वो इतनी असमान हो जाती है कि उसमें नंगे पांव चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और इसे हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि इसी लैपिज को हम इंग्लैंड में क्या कहते हैं, क्लिंट कहते हैं, ठीक है। इसी लैपिज को इंग्लैंड में हम क्या कहते हैं, क्लिंट कहते हैं। जर्मनी में हम कैरन कहते हैं, सर्बिया में हम बोगास कहते हैं, और डाल्मेशियन क्षेत्रों में हम क्या कहते हैं, इसे लैपिज कहते हैं, ठीक है। तो लैपिज के कई नाम हैं। लैपिज का इंग्लैंड में क्या कहते हैं, क्लिंट कहते हैं, जर्मनी में क्या कहते हैं, कैरन कहते हैं, सर्बिया में कहते हैं बोगास, और डाल्मेशियन जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, लैपिज, ठीक है। अब देखिए घोल रंध्र एवं उससे संबंधित रूप। ये घोल रंध्र क्या होता है और उससे संबंधित रूप क्या क्या होते हैं। तो चूने की चट्टान वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है, जो लाइमस्टोन होता है, चूना का जो चट्टान होता है, चूने की चट्टान, वैसे प्रदेश में उसकी जो ऊपरी सतह होती है उस पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके सक्रिय घोलक बन जाता है। तो वो जो जल होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है और उससे मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा सक्रिय घोलक बन जाता है। चट्टान की संधियों में जल प्रविष्ट होकर उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल लेता है। तो और फिर चट्टान के जो संधियाँ, जो दरारें होती है, उनमें क्या करता है जल, अब उसमें जल जो है वो प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद, क्योंकि अब ये जो जल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल चुका है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने के बाद ये क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय घोलक बन चुका है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि चट्टानों के जो दरार है उनमें जाने के बाद एक घुलनशील तत्वों को घुलाकर, चट्टानों में जो भी तत्व होंगे, घुलनशील तत्व होंगे, उनको खुद में घुला लेगा, ठीक है, और उसके बाद उसको निकाल लेता है। जिस वजह से चट्टान में बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो छिद्र का निर्माण होता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, घोल रंध्र कहते हैं, ठीक है। आकार की दृष्टि से ये जो घोल रंध्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कीपाकार और बेलनाकार, ठीक है। और विस्तृत घोल रंध्र को विलयन छिद्र कहते हैं। जो बड़ा बड़ा घोल रंध्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलयन छिद्र कहते हैं। असल में देखिए ये जो घोल रंध्र होता है, ये समझिए कि चट्टानों में जो छिद्र होते हैं, जो छेद होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, घोल रंध्र कहते हैं। और ये छेद किस वजह से होते हैं, जब चूने की चट्टान वाला जो प्रदेश होता है उसके ऊपरी सतह पर जब वर्षा जल आता है पहली बार, ठीक है, जब वर्षा जल आता है तो वो क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके बहुत ही सक्रिय घोलक बन जाता है,
और उसके बाद जो चट्टान की दीवारें, चट्टान में जो दरारें होती हैं उनमें जल प्रवेश करता है। और उसके बाद क्योंकि अब जल जो है वो बहुत ही सक्रिय एक घोलक बन चुका है, तो अब जल क्या करेगा कि चट्टान में जो भी ऐसा तत्व है मौजूद चट्टान में जो कि घुल सकता है, घुलनशील है, तो उसको क्या करता है कि खुद में घोल लेता है। और खुद में घोलने के बाद वो क्या करता है, जब जल बाहर निकलने लगता है तो वो खुद के साथ उस घुलनशील तत्व को भी बाहर निकाल देता है। अब उसमें से जब तत्व खाली हो गया तो अब क्या बचा, उसमें खोखला हो गया, छेद हो गया उसमें कहीं कहीं, तो उन्हीं छेद को हम क्या कहते हैं, घोल रंध्र कहते हैं। तो आकार की दृष्टि से ये दो तरह के होते हैं, कीपाकार और बेलनाकार। यानी कि कीप आपने देखा होगा इस प्रकार का होता है, ठीक है, तो एक तो इस प्रकार का और बेलनाकार इस प्रकार का है, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है छिद्र। और जो बड़ा घोल रंध्र होता है, साइज में जो बड़ा होता है घोल रंध्र, उसको हम क्या कहते हैं, विलयन छिद्र कहते हैं। और इसके ये जो विलयन छिद्र है इसका जो निर्माण है दो प्रक्रिया पर आधारित है, घुलन क्रिया के कारण विस्तृत रंध्र और ध्वस्त रंध्र, ठीक है। ये इसे कहते हैं डोलाइन और इसे हम क्या कहते हैं, घोल पटल। जो विलयन छिद्र है तो इसमें भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो तरह के छिद्रों का निर्माण करता है, दो तरह के रंध्रों का निर्माण करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो घुलन क्रिया की वजह से विस्तृत घुलन क्रिया के कारण जो रंध्र विस्तृत हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, डोलाइन कहते हैं। और जो ध्वस्त रंध्र रहते हैं यानी कि जो धंस जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, घोल पटल कहते हैं, ठीक है। और पूर्वी यूगोस्लाविया के कास्ट क्षेत्र में विस्तृत छिद्रों को डोलाइन और सर्बिया में क्या कहा जाता है, डोलिनास कहा जाता है। इसी डोलाइन को सर्बिया में क्या कहते हैं, डोलिनास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कास्ट खिड़की किसे कहते हैं। तो जब डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से वृहद छिद्र का निर्माण होता है, तब उसका ऊपरी भाग खुला होता है तो उसे कास्ट खिड़की कहते हैं। जैसे जो भी डोलाइन की जो ऊपरी सतह है, ठीक है, ये हो गया डोलाइन, ठीक है, इसका ये ऊपरी सतह हो गया। तो ये जब ध्वस्त हो जाता है तो इससे वृहद छिद्र का निर्माण, बहुत बड़ा छिद्र का निर्माण हो जाता है। और जब उसका ऊपरी भाग खुला होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कास्ट खिड़की कहते हैं, ठीक है। युवाला किसे कहते हैं, तो युवाला जो है वो हिंदी शब्दावली शकुंड से लिया गया है। तो युवाला का निर्माण जो होता है वो बहुत कई रूपों में होता है। निरंतर घोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक वृहदाकार गर्त का निर्माण करते हैं। इस विस्तृत गर्त को युवाला कहते हैं। बहुत सारा जो घोलीकरण जब होता है तो बहुत सारा जो डोलाइन होता है वो अगर एक ही जगह पर हो जाता है तो वो एक साथ मिल करके क्या करते हैं, बहुत बड़े गर्त का निर्माण करते हैं। और इसी गर्त को क्या कहते हैं, हम युवाला कहते हैं। देखिए ये सभी क्या है, ये सभी हमारे घोल रंध्र ही है, ये हमारी चट्टानों में छिद्र ही है, बस उनकी जो बड़ी आकृतियां हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि जो सबसे छोटा जो छिद्र होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो घोल रंध्र कहते हैं। उसके बाद जब वही बड़ा हो जाता है तो उसे हम डोलाइन कहते हैं। डोलाइन जब और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब हम उसे कास्ट खिड़की कहते हैं। और यही जब बहुत सारा डोलाइन जो है वो मिल करके और बड़ा हो करके जब गर्त का निर्माण कर देता है तो हम उसे युवाला कहते हैं। पोलिये, तो पोलिये जो है हिंदी शब्दावली में से राजकुंड के नाम से जाना जाता है। तो पोलिये क्या होता है, युवाला से अधिक विस्तृत गर्त को पोलिये कहते हैं। युवाला क्या है, बड़ा है, और युवाला से और बड़े गड्ढे को और बड़े गर्त को क्या कहते हैं, पोलिये कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो गया, ये डोलाइन हो गया, छोटा है। विलयन छिद्र उससे थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर युवाला थोड़ा और बड़ा है। और देखिए पोलिये जो है ये सबसे बड़ा है, ठीक है सारे के सारे चट्टान में छिद्र ही है। जो छोटा छिद्र हो गया वो हो गया घोल रंध्र, घोल रंध्र का जो बड़ा रूप हो गया वो डोलाइन, डोलाइन से बड़ा रूप हो गया विलयन छिद्र, विलयन छिद्र से बड़ा रूप हो गया युवाला, युवाला से बड़ा हो गया पोलिये, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो कल हम आज की वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कास्ट प्रदेश की जो घाटियाँ होती है वो, और कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर कंप्लीट करने का। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है।
तो अगर कोशिश करेंगे कि कल की वीडियो में ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।